नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा एसएससी जीएस एक्स 2025 है। अभी एसएससी ने अगस्त के फर्स्ट वीक में जो स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी के एग्ज़ाम लिए थे, उनकी आंसर की रिलीज कर दी है। और हमने इसका पार्ट 1 है ये हमारा, इसमें हमने कंप्लीट लीक्ड सोर्स की बात की है कि एडुकेटी ने कहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं। मतलब मैंने बताया है पहले भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सब कुछ है और एनसीईआरटी, यही दो सोर्स हैं। अब मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, अगला पार्ट भी आएगा हमारा और हम बाकी के क्वेश्चंस को भी ट्रेस कर रहे हैं कहाँ से वो पूछे गए हैं। आइए वीडियो एंड तक देखिए और इस तरीके से आपको आइडिया लगेगा कि जब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो 2025 का होने वाला है सितंबर में, उसमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया 54 नंबर, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस। ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता यानी लाउडनेस को निर्धारित करता है। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ है, पिच है या एम्पलीट्यूड है या फिर फ्रीक्वेंसी है। तो करेक्ट आंसर तो इसका एम्पलीट्यूड है। अब बाकी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी देखेंगे, इसमें चैप्टर 10 है साउंड। तो उसमें साफ साफ ये लाइन लिखी है, ये लाइन पढ़िए, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। क्लियर है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं पूरा बताता हूँ, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप एक एक करके उन सब चीज़ों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं बताता हूँ, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। मतलब जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके जो वाइब्रेशन है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो वेव है, साउंड वेव है, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के बराबर, मतलब उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस ऑफ साउंड। फॉर एग्जांपल, इफ एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस तो लाउडनेस इंक्रीज बाई द फैक्टर ऑफ 4, क्योंकि दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, लाउडनेस को डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें स्मॉल डी होता है और कैपिटल वी होता है, ध्यान रखना है। कुछ लाउडनेस ऑफ साउंड डिफरेंट वेरियस सोर्स से जो आ रही हैं उनका डीवी दिया गया है, ये भी एसएससी पहले भी पूछ चुकी है और एडुकेटिव फिर से पूछ सकती है। नॉर्मल ब्रीथिंग आप सांस ले रहे हैं तो 10 डेसिबल होता है। सॉफ्ट विस्पर यानी फुसफुसाहट कर रहे हैं तो जो है वो 30 डीबी होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो 60 डीबी है, 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक में 70 डेसिबल और एवरेज फैक्ट्री का जो है वो 80 डेसिबल है। 80 से ऊपर जो भी साउंड होगा उसे साउंड नहीं बोलेंगे, वो नॉइज होगा और वो फिजिकली पेनफुल हो सकता है आपके ईयर्स के लिए। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड करता है इसके एम्पलीट्यूड पर। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। अगर एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो एम्पलीट्यूड लार्ज, एम्पलीट्यूड मतलब ये उसका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा साउंड उतनी ही लाउड होगी। अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो जो साउंड होगी वो फीवल होगी यानी कमज़ोर होगी, यानी उतनी लाउड नहीं होगी। इसी पर बेस्ड एक पिच है जो साउंड की एक दूसरी प्रॉपर्टी है। पिच या श्रिलनेस वो कैसे डिसाइड होती है, वो जो साउंड वेव है, जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है सोर्स से, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस डिसाइड करता है और साउंड वेव जो है यानी वाइब्रेशन जो जनरेट हो रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच डिसाइड करती है। जैसे फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड, ये पूछा जा सकता है आपसे, एडुकेटिव पूछ सकती है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज हाइयर, अगर फ्रीक्वेंसी हाइयर है तो साउंड कैसी होगी, श्रिल होगी यानी हाइयर पिच की होगी। अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर है तो जो साउंड होगी वो लोअर पिच की होगी। जैसे एक ड्रम है, वो लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, इसलिए उसकी जो साउंड होती है वो लो पिच्ड साउंड होती है। अगर दूसरे हैंड पर ये देखें, अगर विशल यानी कोई सीटी बजाता है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है, यानी उसकी पिच भी क्या होगी, हाई होगी, जैसा कि आप इस पेज फिगर में देख रहे हैं। जो बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी जो साउंड होती है वो हाई पिच साउंड होती है, जबकि अगर एक शेर की दहाड़ होती है वो एक लो पिच्ड होती है। ठीक है, अब हम इससे ये कह सकते हैं कि शेर की जो दहाड़ है वो एक्चुअल में तो लाउड है,
तेज है, बट उसकी पिच क्या है, लो पिच है। इसका मतलब लो पिच का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी लो है, बट वो लाउड है, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो मैंने बताया ना, लाउडनेस और सॉफ्टनेस डिसाइड कर रही है किससे, लाउडनेस और स्लोनेस है या सॉफ्टनेस है, वो डिसाइड हो रही है एम्पलीट्यूड से, और जो पिच डिसाइड होती है वो फ्रीक्वेंसी से। तो बर्ड की जो साउंड है वो तो हाई पिच है, और लॉइन जो शेर है उसकी जो दहाड़ है वो लो पिच्ड है, जबकि लॉइन जो है, लॉइन की जो दहाड़ है वो लाउड होगी, लाउडनेस उसकी ज़्यादा होगी, और वर्ड की जो साउंड है वो फीबल होगी, मतलब वो उतनी लाउड नहीं होगी, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। एवरी डे ही यू हीयर द वॉइसेज ऑफ चिल्ड्रन और एडल्ट। अगर बच्चों की और एडल्ट्स की वॉइस आप सुनते हैं तो उसमें आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द चाइल्ड, मतलब जो बच्चों की आवाज़ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाइयर होगी एज कम्पेयर टू एडल्ट। इसका मतलब जो बच्चों की जो आवाज़ है, चाइल्ड हैं, उनकी जो वॉइस है वो हाई पिच है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो हाई पिच साउंड है, और जो एडल्ट हैं उनकी लो पिच है। और एक यूजुअली ये भी देखा जाता है कि वॉइस ऑफ वोमेन हैज हाई फ्रीक्वेंसी देन द मैन, इसीलिए बोलते हैं कि वोमेन की जो साउंड है वो क्या है, श्रिल है, तो यानी उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जो वो वॉइस जनरेट कर रही हैं वो उससे। क्लियर है। यही सेम क्वेश्चंस एस एस डी ट्रिपल एस बी ने अपने एग्जाम में 2021 में पूछे थे, जो टीजीटी नेचुरल साइंस मेल वाला जो पेपर हुआ 9 अगस्त 2021 को। देखिए साफ साफ बोला गया है, ऑफ अ साउंड विच प्रॉपर्टी ऑफ ए साउंड वेव डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो करेक्ट आंसर क्या है, एम्पलीट्यूड। यही यहाँ पे अगर इसमें पिच लिख देता तो इसका आंसर क्या हो जाता, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। ध्वनि तरंग का आयाम यानी एम्पलीट्यूड ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। यही सेम चीज़ एनसीईआरटी में, दूसरी एनसीईआरटी में भी अगर क्लास 9th की भी पढ़ी होगी तो क्लास 11th चैप्टर 11 है साउंड, उसमें भी एक लाइन लिखी गई है, लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड डिटरमाइंड बेसिकली बाई इट्स एम्पलीट्यूड। अब क्वेश्चन में आपसे ये ना पूछ के लाउडनेस की जगह सॉफ्टनेस वर्ड यूज कर देगा तो भी आंसर आपका क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है उसके प्रोपोर्शनल उसकी लाउडनेस होती है। तो एम्पलीट्यूड जो है साउंड वेव का किस पे डिपेंड कर रहा है कि जो साउंड जनरेट हो रही है, जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है वो किस फोर्स से जनरेट किया जा रहा है। यानी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। मतलब उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वाइब्रेशन किया जा रहा है वो किस फोर्स से किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। If we strike a table lightly, we hear a soft sound because we produce a sound wave of a small amplitude। यानी सॉफ्ट साउंड जो होगी उसका स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा, और लाउडर साउंड होगी उसका लार्ज एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड ये होता है, तो ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसके कंपेयर में, तो ये वाली क्या होगी, सॉफ्ट साउंड होगी, और ये वाली जो है वो लाउडर साउंड होगी। इसी तरीके से अगर पिच की बात करते हैं तो पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। अभी मैंने याद कराया था आपको, एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस डिसाइड कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच डिसाइड कर रही है। ठीक है। तो लो पिच साउंड मतलब लो फ्रीक्वेंसी, हाई पिच साउंड मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। आप देख रहे होंगे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये हाई पिच साउंड हो गई और ये लो पिच साउंड हो गई। तो यहाँ तक क्लियर है। एडुकेटी इसी से क्वेश्चंस और भी पूछ सकता है, वो भी मैंने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंडर कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो वो है पब्लिक ऑर्डर। इसको हमने कैसे किया, तो आप देखेंगे ये सेम क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है और इवन एमटीएस में भी। देखेंगे पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर द स्टेट सब्जेक्ट। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि पब्लिक ऑर्डर किसके अंडर आता है, स्टेट लिस्ट के। अच्छा, ये तीन लिस्ट जो हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये कौन से संविधान के कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं, तो 7th शेड्यूल में दिए गए हैं। एमटीएस 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप देख रहे होंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ रहे हैं। अगर यूपीएसआई का देखें जो 24 नवंबर 2021 को हुआ, उसमें भी पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या है,
पब्लिक ऑर्डर। सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। क्लियर है। अब हम एनसीईआरटी पर देखते हैं कि एनसीईआरटी में भी ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगर आप क्लास 10th की एनसीईआरटी देखेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, तो उसमें जो फेडरलिज्म नाम का चैप्टर है उसमें एक पैराग्राफ है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का। इसको मैं एक बार रीड करके बताता हूँ, इससे आपके आगे एडुकेटिव क्या क्वेश्चन एसएससी पूछ सकती है वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है। ठीक है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स। हमें थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, जैसे डिफेंस मैटर्स है, फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग मैटर्स हैं, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, और इन पर यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में मेंशन है। इसी तरीके से अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो जो सब्जेक्ट स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के थे वो यूनियन लिस्ट में हो गए, जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के होंगे वो स्टेट लिस्ट में कवर होंगे। जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया। इस पे जो भी लॉ बनाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के, जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है। इन पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। अगर इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो प्रीवेल करेगा, मतलब वो सुपरसीड कर जाएगा। क्लियर है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, साइबर लॉज से रिलेटेड। अभी तक जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तक ये डिसाइडेड नहीं थे, तो वो किस में आएंगे, वो रेजिडरी सब्जेक्ट्स में आएंगे, और उन पे जो है वो मतलब जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में कवर नहीं है, वो सारे के सारे रेजिडरी सब्जेक्ट्स होंगे, और इन पर लॉ कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया साइबर लॉज हैं या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी लॉज हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा ऑनलाइन गेमिंग बिल है, तो ऑनलाइन गेमिंग पे जो रूल पोजीशन है या लॉ है वो कौन बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, क्योंकि वो आपके रेजिडरी सब्जेक्ट के अंदर है, नहीं तीनों लिस्ट में कवर होते नहीं हैं। अगर इसको और कवर करें तो जो क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक एट वर्क एक एनसीईआरटी, उसका चैप्टर 7 फेडरलिज्म है, उसमें एक ये दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए कि यूनियन लिस्ट में डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स है, वॉर एंड पीस है, बैंकिंग है, रेलवे है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, एयरवेज है, पोर्ट्स है, फॉरेन ट्रेड्स हैं, करेंसी एंड चेंजेस कॉइनेज है। ठीक है। तो इन पर यूनियन लेजिस्लेचर एलोन कैन मेक लॉ ऑन दीज मैटर्स। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, इन पर नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर रूल पोजीशन बनाएगा। ठीक है। कंकरेंट लिस्ट जैसे एजुकेशन हो गई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, एडल्ट्रेशन है, एडॉप्शन एंड सक्सेशन है। इन पे यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बनाएंगे, बट जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो यूनियन का जो लॉ होगा, यूनियन गवर्नमेंट का लॉ होगा, वो प्रिवेल करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये दिया गया है। रेजिडरी पावर्स क्या हैं, इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द लिस्ट, मतलब जो इन तीनों लिस्टों में नहीं है वो रेजिडरी पावर्स में, जैसे साइबर लॉ लिखा है, तो इन पर रूल कौन बनाने वाला है, यूनियन लेजिस्लेचर यानी यूनियन गवर्नमेंट। अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी देखिए बैंकिंग, डिफेंस और एजुकेशन। तो बैंकिंग और डिफेंस तो आपको पता चल गया हमारी यूनियन लिस्ट में, और एजुकेशन जो है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में। तो बचा हुआ क्या है, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था, ये किस में कवर हो जाएगा आपका, जो है स्टेट लिस्ट में। ऑलरेडी यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एट द सीईओ ऑफ नीति आयोग। अगर आपने हमारा करंट अफेयर का पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें हमने कवर किया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इवन एसएससी सीएचएसएल में 2023 में भी पूछा गया, 2024 में भी, क्योंकि जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो फरवरी 2023 में अपॉइंट हुए थे। इनका नाम था बीवीआर सुब्रमण्यम जी। अब आप देख रहे होंगे सुखविंदर सिंह सुखुज संधू जी हैं, सॉरी सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी इलेक्शन कमिश्नर हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी हैं वर्तमान में।
ठीक है। अब देखेंगे ये CHSL 2023 में ऑलरेडी कवर्ड है कि न्यू CEO ऑफ नीति आयोग 2023 में कौन बना, BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। अगला, BVR सुब्रमण्यम वाज अपॉइंटेड एज द व्हाट CEO ऑफ नीति आयोग। CHSL 2024 में पूछा गया है। आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन तीनों को देख लीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि UPSC के वर्तमान चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है और IBRD के CEO वर्तमान में कौन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है। हाउ डज द आर्टिकल 356 इम्पैक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अब आप देखेंगे एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर तो ये है कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के लिए है और प्रेसिडेंट रूल 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। इट अलाउ सेंटर टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है आर्टिकल 356 के द्वारा, सेंटर को अलाउ करता है, क्योंकि गवर्नर जो है वो रिकमेंडेशन भेजता है, चाहे भले ही उस स्टेट लेजिस्लेचर में वो जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट है वो भले ही मेजोरिटी में हो, तब भी उसकी सत्ता गिराई जा सकती है आर्टिकल 356 के तहत। देखिएगा NCERT में क्लास 9-11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर 7 फेडरलिज्म है। इसमें साफ साफ ये लाइन लिखी गई है, द रूल ऑफ गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट रूल। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ के बताता हूँ। द रोल ऑफ द गवर्नर हैर ऑलवेज बीन कंट्रोवर्शियल इशू बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो गवर्नर का रोल है, अभी आपने दिल्ली गवर्नमेंट जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तब भी जो LG थे दिल्ली के, तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू बना रहता था। ठीक है। तो गवर्नर एक इलेक्टेड ऑफिस होल्डर नहीं है, पहली बात तो गवर्नमेंट कोई इलेक्ट होके नहीं आता है गवर्नर। मैनी गवर्नर्स हैव बीन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, या फिर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होंगे, या रिटायर्ड पॉलिटिशियंस होंगे। ठीक है। बिसाइड्स, governor is appointed by the central government, therefore action of the governor are often viewed as interference by the central government in the functioning of state government। एक्चुअली में जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जनरली ये रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट या रिटायर्ड पॉलिटिशियन होते हैं। ये एक इलेक्टेड ऑफिस होल्डर नहीं है। तो जनरली जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है गवर्नर को, तो ऐसा देखा जाता है कि गवर्नर अगर कोई एक्शन ले रहा है तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट में एक इंटरफेरेंस है, स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंटरफियर किया जा रहा है अगर गवर्नर कोई एक्शन लेता है, ऐसा देखा जाता है। when two different parties in power at the center और स्टेट, अगर सेंटर और स्टेट में दो अलग अलग पार्टी जीत कर आई हैं, मतलब दो अलग अलग पार्टी पावर में हैं, तो द रोल ऑफ गवर्नर बिकम मोर कंट्रोवर्शियल। जनरली ऐसा ही होता है, गवर्नर का जो रोल है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, डिस्प्यूटेड होता है। एक सरकारिया कमीशन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है एडिक्विटी फिर से, कि सरकारिया कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1983 में अपॉइंट किया गया था और 1988 में रिपोर्ट आई थी टू एग्जामिन द इशू रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन को एग्जामिन करने के लिए, कि जो इशूज हैं उनको एग्जामिन करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था 1983 में। 1988 में इसकी रिपोर्ट आई थी। उसने रिकमेंड किया था, ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या रिकमेंड किया है, ये भी एडुकेटिव पूछ सकता है, क्योंकि आजकल जो पैटर्न है एसएससी के जीएस के क्वेश्चंस का वो है लाइन टू लाइन वाला, मतलब लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट है। तो उसमें ये बोल सकता है कि जो सरकारिया कमीशन है उसका उसने क्या रिकमेंड किया था। उसने बोला था कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीशन, मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो किसी का मतलब एकदम न्यूट्रल वाला हो, किसी पार्टी के उसमें ना हो, नॉन पार्टीशन होना चाहिए। ठीक है। पावर एंड द रोल ऑफ द गवर्नर बिकम कंट्रोवर्शियल फॉर वन मोर रीजन। एक और रीजन की वजह से जो गवर्नर का जो रोल है, जो पावर है, वो कंट्रोवर्शियल है। वो क्या है कि आर्टिकल 356। अब आ गया आर्टिकल 356 प्रोवाइड्स अ प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट, ध्यान रखना है। द प्रोविजन इज टू अप्लाइड व्हेन ए सिचुएशन हैज अराइजन इन विच गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट
इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 356 के प्रोविजन तब अप्लाई होते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट संविधान के अनुसार, संविधान के प्रोविजंस के अनुसार जो है वर्क नहीं कर रही होती है, फंक्शनिंग नहीं कर पाती है वो गवर्नमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है स्टेट गवर्नमेंट को, और प्रेसिडेंट का जो प्रोक्लोमेशन होता है हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट ने जो प्रोक्लेमेशन किया है उसको रेटिफाई कर दिया जाता है। और प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड टिल 3 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रूल 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। द गवर्नर हैज़ द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर के पास पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। सस्पेंशन और डिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली, गवर्नर रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका डिसमिसल, यानी उसका जो स्टेट असेंबली है उसका सस्पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट असेंबली का सस्पेंशन या डिजोल्यूशन, ये सब रिकमेंड करेगा। और प्रेसिडेंट जब प्रोक्लेमेशन कर देगा तो उसको पार्लियामेंट रेटिफाई कर देता है। This led to many conflicts. In some cases, state government were dismissed even when they had a majority in the legislature. तो अपने क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल गया कि आर्टिकल 356 अलाउ करता है सेंटर को कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये सब काम का नहीं है। क्लियर है। आर्टिकल 356 के लिए कुछ लाइनें और लिखी गई हैं। आर्टिकल 356 1967 तक बहुत बार यूज किया गया है, जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट होती थी स्टेट में और कांग्रेस जो सेंटर में होती थी तो डिसमिस कर देती थी स्टेट गवर्नमेंट को। सेंटर हैज़ यूज्ड this provision to dismiss the state government and had used the office of governor to prevent the majority party or a coalition from assuming office। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के तहत सेंट्रल के पास एक ऐसा प्रोविज़न है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है। यही लाइन टू लाइन एडुकेटी ने एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैक्यूल्स। ये ऑलरेडी आज हमारा एक शॉर्ट्स आया है यूट्यूब पर, उसमें मैं कवर कर चुका हूँ कि ये भी लाइन टू लाइन ऑलरेडी साइंस की क्लास 9th की जो चैप्टर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें वैक्यूल का ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा है वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स एंड which while plant cells have very large vacuoles। यानी अगर कुछ प्लांट सेल्स में देखेंगे तो 50 से 90% जो उनका हिस्सा है वो वैक्यूल से कवर होता है। ठीक है, वैक्यूल जो हैं वो स्टोरेज से ऐसे होते हैं, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट जो है स्टोर करते हैं। ठीक है, ये रेलवे के जो टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए ग्रेड 3 के 23 दिसंबर 24 को, उसमें एग्जैक्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स वाइल इन प्लांट आर दीज आर वेरी लार्ज इन साइज। तो क्या है वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट मेनली ऑफ लार्ज साइज इन प्लांट सेल्स। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन एनसीईआरटी का मेन रोल है। अगला क्वेश्चन, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैंने कवर किया है कि इंस्पायर मानक स्कीम एक लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया गया था कि आप अपने आइडियाज़ इस प्लेटफॉर्म पर सबमिट कीजिए, तो इंस्पायर नाम का एक पोर्टल था। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी ये करंट में अफेयर में रह चुका है। देखिए ये एग्ज़ाम हुआ अगस्त 25 में, अप्रैल 25 में एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन रेज हुआ था, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर द इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम। यही है इंस्पायर स्कीम। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ठीक है, इंस्पायर मानक स्कीम ऑलरेडी करंट में न्यूज़ में रही है तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे लिए पीआईबी कितना महत्वपूर्ण है, तो एसएससी की जीएस के लिए 3 या 4 चीज़ों पर फोकस करना है। एक एनसीईआरटी है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं
डेली बेसिस पे आप पीआईबी की बस केवल रीडिंग लीजिए, कोई नोट्स मत बनाइए, और किसी एक न्यूज़पेपर जैसे लाइक द हिंदू इसको फॉलो कीजिए। द हिंदू को फॉलो करने के दो फ़ायदे होंगे, आपका इंग्लिश में जो है इम्प्रूव होती जाएगी, वो कैब हो गई, ग्रामर हो गई, वो इम्प्रूव होती जाएगी। द हिंदू में एक नो योर इंग्लिश नाम का एक पेज आता है, उसको डेली पढ़िए, उससे आपका वो कैब जो आपकी ग्रामर है वो इम्प्रूव होगी। पीआईबी डेली बेसिस पे बस रीडिंग कर लीजिए, आधा घंटा मैक्स लगेगा। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू इसको फॉलो कीजिए। पीवाईक्यू की एनालिसिस हमारे चैनल पर लगातार आती रहेगी जैसे आ रही है, और अभी जैसे ये क्वेश्चंस हैं और बाकी के हम कवर करेंगे। अभी देखते हैं, ये इंस्पायर मानक स्कीम जो है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बाकी आप पढ़ लीजिए इसको एक बार कि इंस्पायर मानक स्कीम की फुल फॉर्म पूछ सकता है कि भाई मानक की फुल फॉर्म क्या है, इंस्पायर की फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरीके से ये पूछ सकता है। ठीक है, अब मानक की फुल फॉर्म ये है, देखिए, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, और इंस्पायर की फुल फॉर्म ये रही, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर द इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट मिसल स्पिजिको, द प्रेसिडेंट ऑफ कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड। जो पोलैंड का कबड्डी फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर श्री मिशेल स्पिजिको, उससे प्रधानमंत्री मोदी जी के मिलने का मेन कारण क्या था। देखिए क्या पूछा है, अगर आप पीआईबी फॉलो कर रहे हैं तो 22 अगस्त 2024 को उसमें साफ साफ लिखा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कमेंडेड मिस्टर स्पिजिको for their dedication towards advancing kabaddi in Poland, पहला रीजन, एंड पॉपुलराइजिंग द स्पोर्ट इन द यूरोप, यूरोप में इस स्पोर्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए और पोलैंड में इस कबड्डी के एडवांसमेंट के लिए उनका जो डेडिकेशन था उसके लिए उन्होंने उन्हें सराहा, इसीलिए उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। तो आंसर क्या होगा, टू अप्रिसिएट हिज एफर्ट्स इन प्रमोटिंग कबड्डी इन यूरोप। क्लियर है, आप देख सकते हैं कैसे लाइन टू लाइन उठा है। अब आप देख रहे होंगे वानखेड़े स्टेडियम ऐसा क्या हुआ जो पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए जनवरी 2025 में जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है उसकी 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। ये आप अगर न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है, वानखेड़े 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सेरेमनी कब है, 19 जनवरी 2025। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने देखा है तो जो लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने एसएससी का फॉर्म जूनियर स्टेनो का एक एग्ज़ाम हुआ 9 फरवरी 2025 को, उसमें साफ साफ ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच क्रिकेट स्टेडियम इज सेलिब्रेटिंग 50th एनिवर्सरी इन जनवरी 2025। तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, बारावती स्टेडियम कटक में है, चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक पोर्ट फैसिलिटी विद इन द चाहवार पोर्ट। चाहवार पोर्ट का है, किस केस का है, ईरान का, दैट इंडिया इज प्राइमरली डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग। चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है। तो करेक्ट आंसर है शहीद बेहेश्ती बंदरगाह। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये भी न्यूज़ में रहा 26 जुलाई 2024 में और 13 मई 2024 में। इसमें साफ साफ लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन टू डेवलप द शहीदी बेहेश्ती पोर्ट एट द चाबहार ईरान बाय इक्विपिंग एंड ऑपरेटिंग जनरल कार्गो एंड कंटेनर टर्मिनल फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ध्यान से सुनिएगा, 10 साल के लिए है, एक लॉन्ग टर्म मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कब, 13 मई 2024 को। तो 13 मई 2024 की जो पीआईबी है उसके अलावा 26 जुलाई को फिर से इसमें एक डेवलपमेंट आया, तो लॉन्ग टर्म मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शहीद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल चावर, साइन बिटवीन द, किस किस के बीच में हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड आईपीजीएल एंड द पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ ऑफ ईरान। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ ईरान नहीं है, ये पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। तो इंडिया की तरफ से इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड आईपीजीएल है और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ ऑफ ईरान, इन दोनों के बीच में 13 मई 2024 को हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, 10 साल के लिए हुआ और हमारी तरफ से जो मिनिस्टर थे वो कौन थे, सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है किसी दूसरे फॉर्म में कि लॉन्ग टर्म मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ 13 मई 2024 को 10 साल के लिए चाहवार पोर्ट पर। एक दो पोर्ट हैं जिसमें एक पार्ट शहीद बहेश्ती पोर्ट टर्मिनल है जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और ऑपरेटिंग कंडीशन में है। और बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं। और मुझे कमेंट ये भी करिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू करूं इस सीरीज को, इसका पार्ट 2 लेकर आऊं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप शेयरिंग। थैंक यू।